शुगर स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं आज, इसके बारे में डिस्कशन हम करने वाले हैं इस वीडियो में। कल भी शुगर स्टॉक्स गिरे थे, आज भी थोड़ी सी डाउनवर्ड रैली अगेन कंटिन्यू हो रही है। तो क्या है इसके रीजंस, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात तो ये है कि आपने आज की मॉर्निंग न्यूज़ में भी ये सुना होगा, एंड अगर आप इस सेक्टर को ट्रैक कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि कल एक नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट की तरफ से, एंड दैट वाज रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ इथेनॉल। एंड उसके लिए क्या यूज़ होने वाला है, क्या नहीं यूज़ होने वाला है, इस पर गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या इंप्लीकेशंस हर एक सेक्टर को, दैट इज शुगर सेक्टर, कुछ ग्रीन बेस्ड जो कंपनीज है उनके बारे में बात करेंगे, प्राज के बारे में बात करेंगे। तो सब चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे, तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चेंज होने वाली है। अगर आप इस सेक्टर को बहुत अच्छे से नहीं जान रहे होंगे तो हो सकता है कि आपके दिमाग में यह डाउट होगा कि गवर्नमेंट तो कह रहा है कि आप ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस कीजिए। कल जो नोटिफिकेशन आया था उसमें यही उन्होंने कहा था कि यहाँ पर शुगर इंडस्ट्रीज़ को ये डायरेक्टिव दिया गया है कि शुगर केन जूस या फिर शुगर सिरप को शुगर प्रोड्यूस करने के लिए ही यूज़ किया जाए, इथेनॉल प्रोड्यूस ना किया जाए उससे। दैट इज़ द क्रक्स ऑफ द नोटिफिकेशन दैट हैज़ बीन इशूड। तो दिस शुड नेचुरली बी, यानी शुगर का यहाँ पर अगर शुगर प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा इंकरेज किया जा रहा है तो वाई शुगर स्टॉक्स आर करेक्टिंग। तो ये कुछ बेसिक डाउट्स भी हो सकते हैं आपके, तो ये सारे हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो जो ये नोटिफिकेशन है इसमें उन्होंने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं वो वहाँ पर नोटिफिकेशन में ये बताया गया कि इट इज़ डायरेक्टेड टू ऑल शुगर मिल्स एंड डिस्टिलरीज नॉट टू यूज शुगर केन जूस और शुगर सिरप फॉर इथेनॉल इन ESY 2023-2024। इथेनॉल सप्लाई ईयर, ESY का मीनिंग होता है, एंड इथेनॉल सप्लाई ईयर जो है वो दिसंबर से स्टार्ट होता है। सो अभी जो 23-24 ESY है वो जस्ट स्टार्ट हुआ है, एंड दिस विल कंटिन्यू टिल नेक्स्ट ईयर्स अक्टूबर एंड नवंबर मंथ। तो ESY क्यों अलग होता है? तो शुगर केन ये जो क्रॉप है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। हर साल यूजुअली जनवरी से मार्च के बीच इसका सोइंग सीजन होता है, जहां पर शुगर केन क्रॉप लगाया जाता है। फिर अगले इसका हार्वेस्ट पीरियड, लाइक फुल्ली ग्रोइंग पीरियड जो है दैट रेंजेस फ्रॉम अराउंड 12 मंथ्स टू 18 मंथ्स। एंड जो हार्वेस्ट है, जो कटिंग ऑफ शुगर केन है, वो स्टार्ट होता है फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। सो दिस इज द ड्यूरेशन जहां पर ऑल द कटिंग ऑफ शुगर केन इज गोइंग टू हैपन। तो अभी हुआ ऐसा है कि इस साल रेनफॉल के कंसर्न्स बहुत ज़्यादा रहे हैं। रेनफॉल के कंसर्न्स अगर होंगे, रेनफॉल अगर कम हुआ होगा तो शुगर केन का प्रोडक्शन कम होगा, एंड उसी से सारी प्रॉब्लम यहाँ पर स्टेम हो रही है। सो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर अभी समझने की कोशिश करते हैं। सो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हुई है शुगर सेक्टर में, ये डायनामिक्स करंटली कैसे स्टैकअप हो रहे हैं, ये समझते हैं हम एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में। तो रेनफॉल डेफिसिट फियर्स की वजह से केन सीजन का जो स्टार्ट है इस बार, दैट इज टोटली डोमिनेटेड बाय द रेनफॉल डेफिसिट कंसर्न्स। इससे होगा ये कि प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन कुड बी लो, बिकॉज शुगर केन एक ऐसा क्रॉप है जिसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर रेनफॉल कम होगा, अगर पानी कम होगा, तो उससे ये होगा कि शुगर केन का प्रोडक्शन जो है वो कम होगा, जिससे शुगर का प्रोडक्शन कम हो सकता है। एंड जब शुगर का प्रोडक्शन कम होगा, यानी शुगर की सप्लाई मार्केट में कम होगी लेकिन डिमांड तो कम नहीं हो रही है, तो उस केस में शुगर के प्राइजेस बढ़ सकते हैं। एंड गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से शुगर के प्राइजेस बढ़ना ये अच्छी बात नहीं है, बिकॉज एनीवे एक इलेक्शन ईयर आने वाला है, एंड उसके साथ साथ फूड इन्फ्लेशन इससे बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि एनीवे एक बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी है शुगर। जो भी फूड जहाँ पर भी यूज़ होता है तो उसमें ऑब्वियसली शुगर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने कल एक डायरेक्टिव जारी किया कि शुगर जूस से इथेनॉल प्रोडक्शन अब उसके डायरेक्शंस जो है वो गवर्नमेंट ने मना कर दिए हैं। सो शुगर केन जूस जो है वो यूज़ नहीं हो सकता टू प्रोड्यूस इथेनॉल। तो इससे होगा ये कि अब शुगर सेलिंग से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे जो भी शुगर मिल्स है वो, क्योंकि अगर सप्लाई मेंटेन्ड रहेगा तो शुगर के प्राइजेस उतने ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। एंड ये स्ट्रीमलाइनिंग करने की कोशिश यहाँ पर गवर्नमेंट कर रही है। तो ऑब्वियसली इससे शुगर से तो प्रॉफिट्स ज़्यादा मिल्स जो है वो कमा नहीं पाएंगे। एंड बिकॉज शुगर केन जूस जो है वो शुगर प्रोड्यूस करने में यूज़ किया गया है, तो इथेनॉल का प्रोडक्शन, इथेनॉल के वॉल्यूम्स उतने ज़्यादा नहीं होंगे। सो वहाँ पर भी सिग्निफिकेंट प्रॉफिट्स शुगर केन डिस्टिलरीज एंड शुगर कंपनीज वहाँ पर कमा नहीं पाएंगी बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसी। ये सारी चीज़ें क्यों हैं, हमने ऑलरेडी एक वीडियो इस पर बनाया है, मैं चाहूँगा कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री समझने के लिए उतनी ईजी नहीं है। हमने वहाँ पर बहुत सारी सिंप्लीफिकेशंस लाने की कोशिश की है, बट
इथेनॉल में कन्वर्जन क्या क्या चीज़ों का हो सकता है, शुगर केन जूस से इथेनॉल ना बनाया जाए तो किससे बनाया जाए, तो ये समझने के लिए हमें एक शॉर्ट में आपको ये एक डायग्राम समझाता हूँ जो हमने उस बड़े वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझाया है आपको। तो अगर 1000 kgs ऑफ क्रश्ड शुगर केन है तो उससे आइदर आप एंटायर जो केन जूस है उसको डायरेक्टली इथेनॉल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आपको शुगर प्रोड्यूस करने की ज़रूरत ही नहीं है। उस केस में आपका आउटपुट शुगर का कुछ नहीं होगा क्योंकि आपने शुगर प्रोड्यूस करना ही नहीं चाहा। आपका जो इथेनॉल का आउटपुट है वो 78 लीटर्स का होगा एंड दैट विल बी अ हायर ग्रेड इथेनॉल। इसके लिए आपको बेटर प्राइसिंग मिलेगी। ये जो इथेनॉल होता है वो बेटर क्वालिटी का होता है। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप पहले तो शुगर में कन्वर्ट कर लें, तो सबसे पहला जो आउटपुट आएगा उसको आप शुगर में कन्वर्ट कर दीजिए एंड फिर जो मोलासिस बचता है दैट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द शुगर प्रोडक्शन प्रोसेस, तो जो मोलासिस बचता है उसको आप इथेनॉल में कन्वर्ट कर लीजिए। उस केस में आपका शुगर का आउटपुट 101 kgs का लगभग होता है। दैट डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ शुगर केन ऑल्सो। यूपी बेस्ड शुगर मिल अगर होगा तो उसमें ज़्यादा ईल्ड होता है शुगर का। तो शुगर आउटपुट विल बी अराउंड 100 kgs एंड मीडियम ग्रेड का इथेनॉल बनेगा विच विल बी अराउंड 21 लीटर्स। या फिर एक थर्ड ऑप्शन भी होता है जहां पर आप सी हैवी मोलासिस, यानी एक बार बी हैवी मोलासिस आता है उसको आप वापस शुगर मिल में डालते हो, उससे और भी शुगर जितनी एक्सट्रैक्ट हो सकती है वो आप निकालने की कोशिश करते हो। तो उस केस में शुगर का प्रोडक्शन 116 kgs का होगा एंड लोअर ग्रेड इथेनॉल मिलेगा आपको अराउंड 10 लीटर्स का। अभी इंडिया में लगभग 25% इथेनॉल का सप्लाई जो है वो फर्स्ट रूट से है, यानी डायरेक्ट शुगर केन जूस यूज करके इथेनॉल बनाया गया, शुगर बनाई ही नहीं गई। तो अब ये जो रूट है वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है फॉर ESY 23-24। सो दिस इज द इंपैक्ट दैट इज गोइंग टू हैपन। 25% इथेनॉल का सप्लाई लगभग 25% इस रूट से आया करता था। उसी के अकॉर्डिंग सारे प्राइसेस होते हैं। अगर आप शुगर जूस से डायरेक्टली इथेनॉल बनाते हो तो बिकॉज आपका इथेनॉल सबसे हायर ग्रेड का है इसलिए आपको उस केस में ज्यादा प्राइसिंग मिलता है। यू कैन सी इन दिस टेबल कि 65 रुपीज 66 रुपीज पर लीटर, दीज प्राइसिंग्स चेंज एवरी मंथ, बट आपको सबसे बेटर प्राइसिंग उस केस में मिलता है। बी हैवी में थोड़ा कम मिलता है, सी हैवी में और कम प्राइसिंग आपको मिलेगा फॉर द इथेनॉल दैट यू आर प्रोड्यूसिंग। इथेनॉल बाकी चीजों से भी बनता है, सिर्फ शुगर केन से नहीं बनता है। इथेनॉल कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम डैमेज्ड फूड ग्रेन्स ऑल्सो, सरप्लस राइस ऑल्सो, मेज ऑल्सो, तो उसके भी प्राइसिंग्स गवर्नमेंट हमेशा अनाउंस करती है। तो अभी इसका इम्पैक्ट शुगर कंपनीज पर कैसे पड़ेगा, तो इसे समझने के लिए ये एक छोटा सा टेबल है कि कैसे कैसे चेंजेस हुए हैं इन द शुगर इंडस्ट्री जब से इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने। तो फॉर एग्जांपल अगर हम श्री रेणुका शुगर ले, उसका करंट मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है। पी रेशियो करंटली कंपनी का नहीं है बिकॉज कंपनी स्टिल अ लॉस मेकिंग कंपनी, सो इसको हम मीडियन से कंपेयर अभी करंटली नहीं कर सकते। बट इफ वी लुक एट सम ऑफ द अदर पियर्स ऑफ दिस कंपनी, EID पैरी की तरफ अगर हम नजर डालें तो 9,400 करोड़ का मार्केट कैप है। करंटली पी रेशियो 9.52 है विच इज क्लोजर टू द मीडियन पी रेशियो। लेकिन EID पैरी के केस में इट इज बेसिकली उनके जो सारे मिल्स है दे आर कर्नाटका बेस्ड एंड इसमें एक्चुअली major portion of the value that accrues to EID Parry is because of their subsidiary that is Coromandel International। अगर हम बलरामपुर चीनी के केस में देखें तो 8,200 करोड़ का करंट मार्केट कैप है, करंट पी रेशियो 15.24 का है जो मीडियन पी रेशियो से थोड़ा सा ज्यादा ऑलरेडी है। यानी इन करंट वैल्यूएशंस में द फैक्ट कि कंपनी इथेनॉल से कुछ प्रॉफिट्स कमाएंगी, रेवेन्यू कमाएगी, वो चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट हो चुकी है एंड ऑब्वियसली करंट मल्टीपल्स ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करना शुरू कर चुके हैं। त्रिवेणी इंजीनियरिंग के केस में अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा एम्पलीफाइड है। करंट पी रेशियो कंपनी का 17.40 है। मीडियन पी रेशियो इस कंपनी का अराउंड 6.59 था। 10 ईयर मीडियन पी रेशियो 6.12 था। तो जो मीडियन पी रेशियोज थे उसके कंपैरिजन में री रेटिंग ऑलरेडी काफ़ी हो चुकी है बिकॉज ये सारी चीज़ें प्राइस्ड इन है कि इथेनॉल से कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स कमा पाएगी। सो एनी बैड न्यूज़ दैट हैपन्स on these valuations is going to have some effect on these prices of these stocks। दालमिया शुगर के केस में भी थोड़ी बहुत री रेटिंग यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी है, वो चीज़ें यहाँ पर मीडियन पी के कंपैरिजन में ऑलरेडी दिख रही हैं। तो किसका फायदा हो सकता है, यहाँ पर एक थीम है जिसका काफ़ी अच्छा फायदा यहाँ पर हो सकता है एंड दैट इज ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्रोड्यूसर्स। क्योंकि जो करंट नोटिफिकेशन है वो शुगर का सप्लाई इंश्योर करने के लिए है। तो अगर कोई डिस्टिलरी है जो ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्रोड्यूस करती है तो उनके लिए ये एक एडवांटेजेस पोजीशन हो सकती है। दैट इज क्वाइट अपेरेंट इन द स्टॉक प्राइस ऑफ दीज कंपनीज। यहाँ पर कुछ कुछ प्लेयर्स है जो काफ़ी छोटे हैं इन देयर वैल्यूएशन टर्म्स। दैट इंक्लूड्स कंपनीज लाइक गुलशन पॉलियोल, BCL इंडस्ट्रीज एंड ग्लोबल स्पिरिट।
तो ये सारे मेनली ग्रीन बेस्ड इथेनॉल प्रोड्यूसर्स है, इनको करंटली एक एडवांटेजेस पोजीशन में है, लेकिन ऐसी पोजीशन मेंटेन होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिकॉज हमें ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि इस इंडस्ट्री में आपका आउटपुट, आपका इनपुट, सारी जो डायनामिक्स है वो गवर्नमेंट के हाथों में ही है। आप कभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स यहाँ पर कमा नहीं सकते। बहुत सारा री रेटिंग जो है इन कंपनीज में वो काफ़ी हद तक ऑलरेडी हो चुका है। सो टेम्पररीली चाहे ये चीज़ें अच्छी हो, पर हमें एज एन इन्वेस्टर इस रिस्क को हमेशा ध्यान में रखना है कि ऐसा ही कोई और नोटिफिकेशन इन कंपनीज के लिए भी आ सकता है जहां पर इनके प्राइसेस चेंज हो गए, इनका आउटपुट चेंज हो गया, एंड इसका डायरेक्ट इफेक्ट कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ सकता है। एक और कंपनी की यहाँ पर बात करते हैं जिसको इसका बहुत बड़ा असर हुआ है, दैट इज प्राज इंडस्ट्रीज। अब प्राज इंडस्ट्रीज जो है वो डिस्टिलरीज बनाता है, तो अगर आप शुगर केन जूस से डायरेक्ट इथेनॉल बना रहे हो तो उस केस में आपकी डिस्टिलरी थोड़ी अलग फंक्शनिंग होनी चाहिए। बी मोलासेस से कर रहे हो तो उसमें अलग फंक्शनिंग उसका होना चाहिए। तो प्राज इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी जो ये मशीन्स बनाती है, उनके लिए पिछले 2-3 साल बहुत अच्छे रहे, बिकॉज डिस्टिलरी, हर एक शुगर मिल डिस्टिलरी ऐड करना चाहता है। इथेनॉल के इतने अच्छे प्राइजेस अगर मिल रहे हों तो ऑब्वियसली हर शुगर मिल जो अफोर्ड कर सकता है वो यही चाहेगा कि हम डिस्टिलरी अपने पास भी बना ले, एंड प्राज इंडस्ट्रीज वो डिस्टिलरीज बनाता है। नाउ इफ यू सी देयर रिजल्ट्स फॉर Q2 FY24, मैक्सिमम ऑफ देयर ऑर्डर इनटेक एंड ऑर्डर बैकलॉग दोनों चीज़ें बायो एनर्जी सेगमेंट में है। इसी सेगमेंट में कंपनी इथेनॉल बेस्ड प्लांट्स बनाती है। नाउ जो कल का नोटिफिकेशन आया है उसके बाद बहुत सारे मिल्स शायद दे विल रीथिंक कि उन्होंने जो भी ऑर्डर्स दिए हैं कंपनी को, टू कंपनीज लाइक प्राज इंडस्ट्रीज, वो उन्हें चाहिए या नहीं, बिकॉज अब अगले 1 साल के लिए वो शुगर केन जूस से इथेनॉल नहीं बना पाएंगे। इसके साथ साथ फ्यूचर आने वाले जो ऑर्डर्स है उन पर भी थोड़ा सा डाउट यहाँ पर आ गया है, जिस वजह से प्राज इंडस्ट्रीज के स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट कल और आज देखी जा रही है। सो दैट रिमेन्स अ कंसर्न फॉर प्राज इंडस्ट्रीज। प्राज इंडस्ट्रीज का भी एनालिसिस हमने उस वीडियो में, जो लॉन्गर फॉर्म वीडियो हमने डाला है उसमें हमने किया है। सो डू चेक दैट आउट एज वेल, बिकॉज द थिंग इज कि FY25 तक E20 दैट इज इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम फॉर 20% ब्लेंडिंग वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। उसके रिलेटेड सारा केपेक्स ऑलरेडी इन फ्लो है, इन प्रोसेस है। उसके बाद क्या होगा दैट रिमेन्स अ कंसर्न फॉर अ कंपनी लाइक प्राज, बिकॉज करंटली ऑर्डर बुक जो है दैट विल ऑनर मेजॉरिटी ऑफ द 20% ब्लेंडिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डन। उसके आगे क्या होगा? प्राज इंडस्ट्रीज इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, दे आर ऑल्सो इनटू CBG दैट इज कंप्रेस्ड बायोगैस। वहाँ पर हालांकि ऑर्डर्स पर ज़्यादा क्लैरिटी अब तक नहीं आ पाई है, बट दैट इज अ डिविजन दैट द कंपनी सेज कैन बी वेरी वैल्यू एडिंग डिविजन फॉर देम इन द फ्यूचर। पर थोड़े बहुत डाउट्स यहाँ पर अराइज होंगे ऑब्वियसली अगर ऐसे नोटिफिकेशंस आते हैं, एंड दैट इज व्हाई देयर इज सम वीकनेस इन प्राज इंडस्ट्रीज एज वेल। तो साइक्लिकलिटी यहाँ पर टू सम एक्सटेंट यहाँ पर रहेगी। कंक्लूजन इस वीडियो का यही है कि ऑल्दो शुगर सेक्टर के साइकिल्स जो है वो थोड़े बहुत निगेट हो गए आफ्टर द ब्लेंडिंग प्रोग्राम वाज अनाउंस्ड, पर देर आर गोइंग टू बी केसेस जहाँ पर ये साइक्लिकलिटी वापस आएगी, जैसे कल के नोटिफिकेशन में हमने देखा। सो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इस सेक्टर को समझना चाहते हैं तो यू विल नीड टू अंडरस्टैंड दिस सेक्टर इन डिटेल। आपको समझना होगा कि आप इसमें एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म विजन लेके नहीं जा सकते, आपको ये चीज़ें मॉनिटर करनी होगी, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स विल हैव an impact on direct impact on the long term visibility of this sector। इसीलिए रिस्क प्रोफाइल देख के आप कितना टाइम डिवोट कर सकते हो टू अंडरस्टैंड दिस सेगमेंट, ये सारी चीज़ें देख के ही एक इन्वेस्टर ने ऐसे सेक्टर में ध्यान देना चाहिए। साइक्लिकलिटी यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी, एंड दैट इज़ वाई इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर टू वॉच, बिकॉज गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस, गवर्नमेंट का इम्पैक्ट, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस का इम्पैक्ट इस सेक्टर में हमेशा बहुत ज़्यादा रहेगा, एंड दैट रिक्वायर्स एन इन्वेस्टर टू बी कॉन्स्टेंटली अपडेटेड कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखनी होंगी। आई होप इस वीडियो से आपको ये पता चला होगा कि कल के नोटिफिकेशन का किन चीज़ों पर इम्पैक्ट होगा, एंड जो भी चेंजेस हो रहे हैं इन द वैल्यूएशंस ऑफ दीज कंपनीज वो एक्चुअली किस वजह से हो रहे हैं, ये हमने यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपका फीडबैक क्या है ऑन दिस वीडियो, एंड शेयर करिए विद मैक्सिमम पीपल। हमारी वेबसाइट चेक करना मत भूलिए, investornet.in पर काफ़ी अच्छे ऑफर्स है ऑन लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक आवर मॉडल पोर्टफोलियोज, तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर वो ट्राई करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।